तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक्सपेंस के बारे में जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2-3 एग्जांपल देखे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, वो बातें होंगी लायबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, क्या थोड़ा जो हम लास्ट एग्जांपल जो लिए थे आपको याद होगा, पीछे वाला एग्जांपल नंबर हम 3 की बातें कर रहे थे, जिसमें आपको याद होगा कि ये मार्च का महीना होता है और यहाँ पर जो हमारी मिस्टर ए जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो पूरे मार्च के महीने तक किसको सर्विस देते हैं, मतलब किसको बेनिफिट देते हैं, ध्यान से समझेंगे तो उस बेनिफिट को ऑलरेडी जो मजा कौन लूटता है, रतन टाटा लूटते हैं, मतलब टाटा कंपनी लूटती है। एंड में पैसा नहीं होता है, एंड में होता है वो पैसे नहीं होते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई कि अभी आपका पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट बाद में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश तो मिलता ही नहीं है, लेकिन हाँ सैलरी ड्यू माना जाता है क्योंकि एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी हो गई कि जब भी मैं किसी चीज का बेनिफिट ले लूं तो मुझे मजबूरन से क्या एक्सपेंस तो मानना ही पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात बोल रहे थे कि जब सैलरी ड्यू हो जाता है, कैश पे नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम देते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पर हमारा लायबिलिटी क्रिएट होता है वो लायबिलिटी मिस्टर ए के नाम पर क्रिएट होगा कि मिस्टर ए को हमें पैसा देना है, ऐसा कौन सोच रहा है, रतन टाटा सोच रहे हैं। तो ध्यान से आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आएगी कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, अगर उसे हम ध्यान से अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरह का पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ए के नाम पर है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इनको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब सोचेंगे ये क्या होता है, आगे चल इस पर भी बातें होंगी, तो उसमें थोड़ा सा बता देना चाहूँ कि ये जो लायबिलिटी क्रिएट होती है, ये जो उधार की बातें होती है, जो ऑब्लिगेशन होती है, तो फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, ये किसी इंसान पर ही क्रिएट होता है, किसी जानवर या किसी निर्जीव चीजों पर क्रिएट नहीं होगा। तो ये एक तीसरा एग्जाम्पल की कुछ बातें थी जो मैंने बताया। अब इसके आगे हम चलते हैं, अगले टॉपिक पर बात करते हैं, अगला मेन टॉपिक। अभी तो मैंने पहला ये स्टार्ट किया था। अब दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसेट्स और एक्सपेंस लगभग मैं आपको समझा दिया, क्योंकि जब किसी चीज का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो एक्सपेंस और फ्यूचर में लेने वाले तो एसेट कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तीसरी वो लायबिलिटी की बात करेंगे। तीसरी बात है किसकी करेंगे, लायबिलिटीज का करेंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे पीछे वाले एग्जांपल में लायबिलिटी आया था, मिस्टर ए के नाम पर ऑब्लिगेशन क्रिएट था। ठीक है, तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन। क्या क्रिएट होगा लायबिलिटीज से, ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। या अपनी भाषा में बोलो तो यहां लिख सकते हैं आप, थोड़ी और एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं, क्लेम ऑफ आउटसाइडर, क्लेम ऑफ outsider in total assets of business, in total assets of business। मतलब अब हम इनकम एक्सपेंस एसेट समझने, हम लायबिलिटी समझने वाले हैं। और लायबिलिटी में हम क्या है, लायबिलिटी के बारे में जानने से उसकी थोड़ी मीनिंग समझते हैं। क्या एक तरह का ऑब्लिगेशन है या क्लेम आउटसाइडर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब थोड़ा सा समझना, ऑब्लिगेशन है एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मिस्टर ए को पेमेंट करना है टाटा के द्वारा, यानी टाटा लिमिटेड जो है उसके ऊपर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भार है, उनके सर पे एक दर्द है, उस दर्द को उतारना है। क्या है, क्लेम ऑफ आउटसाइडर। अब समझो यहाँ पर आउटसाइडर कौन था, अभी थोड़ी देर पहले याद होगा पिछला एग्जांपल, आउटसाइडर कौन था, मिस्टर ए। उसका क्या था बच्चों, यहां पर क्लेम था, उस मिस्टर ए का क्लेम था एंड टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो टोटल एसेट्स इन्वॉल्व है, बिजनेस में जितनी चीजें लगी हुई है संपत्ति के नाम पर, उसके बियॉन्ड, उसके बिहाफ में उनका क्लेम था। वो कभी भी टाटा पर क्लेम कर सकता है कि मेरा मार्च का सैलरी बाकी है, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो अगर हम लायबिलिटी को समझना है तो थोड़ा इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये जो लायबिलिटी है यहाँ पर, अब मैं आपको लायबिलिटी के साथ साथ एक चीज जो कैपिटल वर्ड में बात कर रहा था वो भी मैं आपको समझा सकता हूं। तो हम यहाँ पर थोड़ी बातें समझते हैं, मतलब ये समझ लेना कि लायबिलिटी के साथ साथ जो चौथी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो चौथी इंपॉर्टेंट बातें क्या, कैपिटल, शायद आप इसको भी समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मेन बात समझते हैं कि आखिर लायबिलिटी है क्या और कैपिटल क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, जो पहले से कॉमर्स पढ़े हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा बैलेंस शीट क्या है, लेकिन जो नए नए हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे बैलेंस शीट क्या है। तो बच्चों बस यूं समझना कि बैलेंस शीट जो होता है डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है, कंपनी कुछ हिसाब किताब करती है। जैसे आपके वो घर में मॉम डैड ग्रैंडफादर दादा हिसाब रखते हैं, अपने डायरी मेंटेन करते हुए इतने जमीन है, इतने सोने चांदी, इतने कैटल्स है, इतने बैल बकरी भेड़ी है, इतने कार है, बाइक से ट्रक है, उस तरह का हिसाब कंपनी इसमें रखती है। तो बैलेंस शीट ऑफ ऑनर टाटा, हम बात कर रहे हैं टाटा लिमिटेड का। टाटा लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इस तरह की कुछ होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऐसा तो ये कंपनी का बैलेंस शीट में जो है वो वर्टिकल बनता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। आप सोचोगे सर ये क्या नया फंडा है, तो वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे जैसे आप कॉमर्स में बच्चों बड़े होते जाओगे, थोड़ा और बड़े होते जाओगे, सब समझ में आएगा। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो ये होती है लायबिलिटीज, यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ पर मैं बात करूँ तो एसेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो हम यहाँ पर थोड़ी लायबिलिटी साथ साथ हम कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्या होता है थोड़ी सी इसके बारे में भी अगर आप जान ले तो बेटर है। अगर कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल का भी अगर मैं डेफिनेशन एक लाइन में लिखना चाहूं तो इसका डेफिनेशन होगा कि क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब आप गौर से देखिएगा तो दोनों का डेफिनेशन सेम दिखेगा, बस यहाँ क्लेम ऑफ ओनर है या क्लेम ऑफ ओनर है। मतलब एक बिजनेस को जब हम ऑपरेट करते हैं और जब हम उस बिजनेस को थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करते जाते हैं, बिजनेस स्प्रेड होता है, मार्केट वैल्यू बनती जाती है, तो बिजनेस में जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो दो लोगों का इन्वॉल्व होता है। एक तो कंपनी चलाने वाला खुद, जैसे मान लो कि टाटा लिमिटेड का ओनर रतन टाटा हो गया, या कोई भी इंसान जो कंपनी चला रहा है उसका ओनर, प्लस आउटसाइडर, कुछ बाहर लोग भी इसमें पैसे लगाते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि ये बैलेंस शीट ऑफ टाटा लिमिटेड है और ये मान लीजिए इनको तो स्थापित करने वाले कोई और थे, मैं लेकिन रतन टाटा का ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि रतन टाटा ने टाटा लिमिटेड की तरफ ब्रांच स्टार्ट करती है और पहली बार उसमें वो 5 लाख रुपए लगाते हैं। कितने लगाते हैं? 5 लाख रुपए। ध्यान से समझिएगा, ये जो चिट्ठा है जिस पर टाटा लिमिटेड अपना हिसाब किताब रखती है, ये जानने की कोशिश करती है कि मेरे पास मतलब मेरे बिजनेस में क्या क्या है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्या एसेट्स क्या लायबिलिटी, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ अभी कि क्या क्या है ये जानना चाहती है। तो जितने एसेट्स हैं, धन अभी आपको बताया मैंने, एसेट्स क्या जिसके बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे उसको एक तरफ लिखने का, और जितने ऑब्लिगेशन है, जितने हमारे सर पे दर्द है जिसको में उतारना है। आपने सुना होगा लोगों कहते हुए, अरे बहुत कर्ज में यार, सर दर्द है यार, पहले उतारने की कोशिश करूंगा, कमाऊंगा तो पहले भरूंगा। तो उस तरह कोई दर्द है तो हमको उसको इधर लिखना है। तो मान लिया कि रतन टाटा पहली बार क्या लगाते हैं? कैश लगाते हैं। कैश लगाए तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा ना। आप खुद से सोचो, बिना कैश लगाए तो बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। तो मान लिया कि आपने यहाँ पर कैश लगाया, कितना कैश लगाया? 5 लाख लगाया। तो 5 लाख रुपया जब रतन टाटा ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये जो बिजनेस है, ये जो टाटा लिमिटेड है, क्योंकि रतन टाटा का नाम अलग है, टाटा लिमिटेड अलग है, तो टाटा लिमिटेड को जब रतन टाटा ने 5 लाख रुपया कैश प्रोवाइड कराया, तो इस बिजनेस में पैसा कितना आ गया? 5 लाख आ गया। तो भाई 5 लाख रुपया जो कैश आया, तो कहने का मतलब है कि ये कैश किसने दिया? रतन टाटा ने दिया। तो भाई उनका भी तो यहाँ पर नामकरण होना चाहिए ना, उनके नाम का भी तो एंट्री होना चाहिए, या यहाँ पर कुछ तो रीजन दिखाई देना चाहिए कि भाई कोई बोल देगा कैलकुलेटेड में 5 लाख कहां से आया, तो लोग मुंह फाड़े खड़े रहेंगे। बताना पड़ेगा कि भाई इसका ओनर ने इनको दिया। अब ओनर ने दिया तो भाई ओनर को इज्जत तो देना पड़ेगा। जैसे आप मम्मी पापा को घर में इज्जत देते हैं, सारे बच्चे अपने पापा को पापा जी, मम्मी को मम्मी जी बुलाते, कुछ भी बुलाते, बट नाम तो नहीं पकड़ते। अब नाम से तो नहीं बुलाएंगे अपने गार्जियन को, अपने फादर को, अपने मम्मी को, वरना डंडा खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर कोई रतन टाटा नहीं लिखेगा, यहाँ पर नाम दिया जाएगा। नाम क्या दिया जाएगा? कैपिटल दिया जाएगा। क्या सर? यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। तो उन्होंने कितना पैसा लगाया था? 5 लाख। वही 5 लाख यहाँ किसके नाम से जाना जाएगा? कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। अब मान लिया कि कल के डेट में ऐसा होता है कि कैपिटल के साथ साथ वो बिल्डिंग भी लगाते हैं। बिल्डिंग, उनके पास एक बिल्डिंग थी, तो यहाँ पर रतन टाटा का कहना था कि बिजनेस में जो ऑफिस खोलना है, जहां पर वर्कर आएंगे काम करेंगे, तो क्यों हम दूसरे का बिल्डिंग लेंगे, उसको मैं रेंट देना पड़ेगा, लेकिन हम अपना बिल्डिंग पूंजी के तौर पर लगा देते हैं। मतलब वो कैश के साथ साथ अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें उन्होंने अपना बिल्डिंग भी इन्वेस्ट कर दिया। तो बिल्डिंग कितने का हो गया? 20 लाख का हो गया, ठीक है। तो बात समझिए, जब बिल्डिंग 20 लाख का हो गया तो फिर उनका कैपिटल बढ़ेगा।
क्यों ना बढ़े? क्योंकि भैया जो नगद में दिया था बिजनेस स्टार्ट करने के पर्पज से, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह बिजनेस स्टार्ट करने के पर्पज से जो भी चीज यहाँ पर देना पसंद करेंगे, चाहे वो आप कैश में देना पसंद करें, चाहे आप इन कैश में या विदाउट कैश में देना पसंद करें, उसे भी कैपिटल बोला जाता है। तो अब कैपिटल रतन टाटा का यहाँ पर मतलब जो लगाया तो कितना लाख हो गया? 25 लाख हो गया। अब ऐसा होता है कि अब बिजनेस आगे बढ़ रहा है और कल के डेट में कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए रतन टाटा के पास नहीं है लेकिन बिजनेस में हमें चाहिए, तो मान लिया रतन टाटा बैंक में जाते हैं और बैंक वाले उनको 10 लाख रुपया लोन दे दिया। तो अब कैसे क्या लिखा? बैंक, वो बैंक खाता खोले होंगे, फिर उसमें पैसा आया होगा, कुछ ऐसा समझिए आप। बैंक लोन डायरेक्ट कैश नहीं देता है, तो कितना आ गया? 10 लाख आ गया। लेकिन बात समझिए, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे थे कि कैश आया 5 लाख रुपया, बिल्डिंग आया 20 लाख रुपया, किसने दिया? तो रतन टाटा ने दिया। तो जो रतन टाटा थे ओनर थे, तो ओनर को इज्जत देने के लिए कौन सा वर्डिंग यूज किया गया? कैपिटल वर्डिंग यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर जो बैंक लोन दे रहा है, स्टेट बैंक दे रहा है, एक्सिस बैंक दे रहा है, पीएनबी दे रहा है, कोई भी बैंक दे रहा है, तो बैंक का कोई बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो टाटा का है, रतन टाटा का है। अब रतन टाटा को इज्जत देने के लिए आप कैपिटल लिखते हैं, लेकिन जो बैंक वाला है जिसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, वो क्या करेगा? तो उनको तो यहाँ पर कुछ नामकरण देने पड़ेंगे। इन्हीं को हम आउटसाइडर बोलते हैं। आउटसाइडर जिनका इस घर से कोई लेना देना नहीं होता, आउटसाइडर का डायरेक्ट नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या नाम लिखा जाएगा? हम यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना लाख? 10 लाख। अब दोनों साइड से आप घर को बंद कर दीजिए, तो कितने लाख हो जाते हैं? 35 लाख। इधर भी कितने हो जाते हैं? 35 लाख। और आप इस डेटा से इन दोनों लाइन को समझिएगा। क्या आपको अगर समझ में आएगा? देखिएगा, ऑब्लिगेशन, क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, और यहाँ पर दिया हुआ है क्लेम ऑफ ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। यानी ये जो हमारे पास एक सेट है, एक डेटा है, इस डेटा पर जो मैंने भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लिख रखा है, उसके बिहाफ में अगर मैं बोलूं कि अगर 35 लाख का टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, मतलब टोटल एसेट्स 35 लाख और टोटल ऑब्लिगेशन भी 35 लाख है, तो बात समझना पड़ेगा। क्योंकि एसेट्स में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसकी एक फॉर्म एसेट्स में होती है, दूसरी फॉर्म लायबिलिटी में होती है। क्योंकि सबको पता है कि जो भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, पैसा या कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, स्टॉक, कुछ भी यहाँ पर आएगा, उसके बिहाफ में हमें लायबिलिटी साइड क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। कोई बिजनेस में डबल एंट्री चलता है। कोई बिजनेस के एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 2 लोग चाहिए। जैसे आप एक पेन खरीद रहे हैं तो एक किताब दुकान वाला चाहिए, एक खरीदने वाला चाहिए। तो कुछ इसी एग्जाम्पल पर समझना, यहाँ बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 2 हाथों की होना जरूरी है। तो बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये 35 लाख है। पहले इसको समझते हैं। ऑब्लिगेशन, क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? टोटल एसेट्स, बिजनेस का टोटल एसेट्स। अब बहुत लोग बोलेगा सर टोटल एसेट्स में अगर रतन टाटा देखेंगे तो रतन टाटा बोलेंगे मेरा तो 25 लाख है, 10 लाख तो मेरा है नहीं। यहाँ पर रतन टाटा की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी रूल एंड रेगुलेशन है अकाउंट्स में जो रतन टाटा को सिर्फ इतना हक देता है कि आपने इस बिजनेस को पैसा दिया है, लास्ट में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी आपको कोई इस बिजनेस से लेना देना नहीं है। इस बिजनेस में जो रूल एंड रेगुलेशन लगेगा अब वो अकाउंट्स के लैंग्वेज में लगेगा। अकाउंट जो कहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपकी बातें कोई फॉलो करने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या है? क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। यानी जो यहाँ पर टोटल एसेट्स है टोटल 35 लाख रुपए का, इस 35 लाख में आउटसाइडर का जो क्लेम होगा उसे लायबिलिटी बोलेंगे। और क्लेम ऑफ ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, इसी 35 लाख रुपए के टोटल एसेट्स में जो हमारे ओनर का क्लेम होगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे। तो आउटसाइडर का क्लेम अगर इस बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो कितना है? 10 लाख है। और रतन टाटा का अगर इस टोटल एसेट्स के बिहाफ में हम देखेंगे कितने का क्लेम है तो 25 लाख का है। यानी इस बिजनेस की एग्जांपल को लेके अगर हम इन दोनों टॉपिक को समझना चाहें तो हम खुल्ला कर सकते हैं कि टोटल 35 लाख रुपए का हमने बिजनेस इन्वेस्ट किया था। इस 35 लाख रुपया में 25 लाख रुपया ओनर का है और 10 लाख रुपए किसका है? आउटसाइडर का है। ऐसा नहीं करने का है रतन टाटा बोलेंगे ये कैश मेरा 5 लाख है और ये बिल्डिंग मेरा 20 लाख है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि जिस दिन उन्होंने कैश और बिल्डिंग बिजनेस को इन्वेस्ट कर दिया या बिजनेस में दे दिया, बिजनेस में डोनेट कर दिया, उस दिन से इन पर से रतन टाटा का हक खत्म हो गया। जो हक सिर्फ होगा वो कंपनी का होगा और कंपनी इसके बिहाफ में जो भी पेमेंट करना चाहेगी आउटसाइडर को या ओनर को वो पेमेंट कर सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे 4 बातें, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी और कैपिटल। अब एक बातें रह जाती है इनकम, जो नेक्स्ट वीडियो में मतलब उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आज इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।